91 वेद की भूख। बाकी बॉयज भी गार्डन की सैर के लिए निकल गए। जीविका वन्या को लेकर वो भी बाहर गार्डन एरिया की तरफ चली गई। चैतन्य दादाजी और अनिल जी अपने अपने कमरे की तरफ चले गए। यक्षित, ध्रुव, भाविक और एकांत के साथ उस अटैक के बारे में डिस्कस करने लगा, जो कि कुछ दिन पहले वन्या के बर्थडे पर उसके और उसकी फैमिली पर हुआ था। अब आगे वन्या गार्डन में टहलने के बाद सीढ़ियों से होते हुए अपने कमरे में आ गई। उसकी निगाहें बेड पर चली गई जहां उसका बेबी सुकून की नींद ले रहा था। थोड़ी देर तक उसे निहारने के बाद वन्या अपने नाइट गाउन लेकर चेंजिंग रूम में चेंज करने के लिए चली गई। थोड़ी देर बाद वापस आ गई। उसने बेबी पिंक कलर का एक सेटिन नाइट गाउन पहना हुआ था। वह ड्रेसिंग मिरर के सामने खड़ी हो गई और अपने गाउन की श्रग को उतार कर वहां रखा हुआ बॉडी लोशन लेकर अपने हाथों और नेक पर लगाने लगी। तभी बेडरूम में यक्षित आया। उस नाइट गाउन से वन्या की गोरी बाहें और नेक अच्छे से नजर आ रहे थे। यक्षित उसके पास आ गया और पीछे से ही उसे अपनी बाहों में भर लिया। उसके करीब आने के एहसास में वन्या के फेस पर भी स्माइल आ गई। दोनों थोड़ी देर तक ऐसे ही रहे। जब काफी टाइम बाद भी यक्षित ने उसे नहीं छोड़ा तो वन्या उसकी तरफ देखते हुए बोली, यक्षित क्या कर रहे हैं? छोड़िए मुझे। उद्धरण चिन्ह। पर यक्षित ने नमे सिर हिला दिया और वन्या को हक किए हुए उसके शोल्डर पर अपना चिन्ह रख दिया। वन्या उसे खुद से छुड़ाते हुए अपना श्रग पहनने लगी तो यक्षित उसे रोकते हुए बोला, वाइफी इसे पहनने की कोई जरूरत नहीं है, तुम ऐसे ही अच्छी लग रही हो। उद्धरण चिन्ह। पर वन्या ने उसे इग्नोर करते हुए उसे पहन लिया और उसकी आंखों में देखते हुए बोली, यक्षित, आजकल मेरे बेबी के डैडी कुछ ज्यादा ही रोमांटिक नहीं हो रहे। यक्षित वन्या को उसकी कमर से पकड़कर अपने करीब करते हुए बोला, जान जिसके बेबी की तुम्हारे जैसी खूबसूरत मम्मा हो, वो डैड भला खुद को कैसे रोके। उद्धरण चिन्ह। ये बोलते हुए वह जैसे ही वन्या के होंठों की तरफ झुकने को हुआ तो वन्या ने बड़ी नज़ाकत से यक्षित का चेहरा पकड़कर बेड की तरफ इशारा कर दिया। सामने अपने बेबी को सोता देख यक्षित समझ गया कि आज उसकी वाइफी इतनी फियरलेस होकर उसके करीब क्यों है। यक्षित वन्या को खुद से चिपकाकर उसके होंठों को अपने अंगूठे से सहलाते हुए बोला, जान आज तुम हमारे बेबी की वजह से बच गई, पर हमेशा नहीं बच पाओगी। ये बोलकर वह वन्या की तरफ एक आई विंक कर देता है। वन्या तो उसे बस देखती ही रह जाती है। तभी यक्षित उसे चौंकाते हुए उसके गुलाब की पंखुड़ियों सी होंठ पर अपने होंठ रखकर उसे किस करना स्टार्ट कर देता है। यक्षित के मीठे किस के एहसास में वन्या की आंखें अपने आप बंद हो जाती हैं। वह भी यक्षित को किस करने लगती है। एक लंबी, डीप और पैशनेट किस के बाद यक्षित वन्या को रिलीज कर देता है, क्योंकि उसकी सांसें भारी होने लगी थी। वन्या लंबी लंबी सांसें लेकर खुद को नॉर्मल करने में लगी हुई थी कि तभी यक्षित उसकी नेक की तरफ झुककर उसे पूरी इंटेंस के साथ किस करने लगता है। उसकी इस मदहोशी से भरी किस से वन्या सहने लगती है, जिससे उसकी हाथों की पकड़ यक्षित की बॉडी पर कस जाती है। यक्षित आहिस्ते से उसके नाइट गाउन के कवर अप को उसके कंधे से सरका कर उसे किस करने को होता है तो वन्या को डर लगने लगता है कि कहीं यक्षित अपने कंट्रोल से बाहर न हो जाए। क्योंकि वेद भी वही बेड पर सो रहा था, इसलिए वन्या अभी कुछ भी नहीं करना चाहती थी। उसने अपनी आंखों को बंद करके धीरे से यक्षित का नाम लिया, यक्षित। यक्षित उसे चुप कराते हुए बोला, रिलैक्स वाइफी, मुझे मेरी लिमिट्स पता है। ये बोलते हुए वह एक बार फिर उसके नेक को जी भर कर किस करने लगा। यक्षित की किस की इंटेंसिटी से ही पता चल रहा था कि वह आज अपनी वाइफी को कितना टूटकर प्यार करना चाहता है। अगर अभी उनका बेबी वहां नहीं सो रहा होता तो यक्षित पक्का वन्या को खा ही जाता। यक्षित ने वन्या की नेक को आहिस्ते से काट लिया और उसे रिलीज कर दिया। उसकी यह बाइट न तो बहुत जोर से थी और न ही बहुत धीरे। वन्या को हल्का दर्द हो रहा था, इसलिए वह वहां पर रब करने लगी। उसे ऐसा करता देख यक्षित उसकी तरफ देखते हुए स्माइल करके बोला, वाइफी तुम्हें इतने में ही दर्द हो जाता है। उद्धरण चिन्ह। उसके ऐसा कहने पर वन्या उसे एक नज़र घूर कर देखती है और कहती है, आपको काट कर बताती हूँ कि इतने में दर्द होता है या नहीं। यक्षित अपनी आंखों में शरारत लिए बोला, योर मोस्ट वेलकम वाइफी, तुम जब भी चाहो मुझे शौक से बाइट कर सकती हो। नहीं नहीं, सिर्फ बाइट ही नहीं, तुम चाहो तो मुझे कच्चा चबा सकती हो। आई स्वेर मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा। वन्या उसके बातों के पीछे छिपी शरारत को अच्छे से समझ रही थी। वह यक्षित को अपने सामने से हटाते हुए बोली, मुझे नींद आ रही है, इसलिए हटिए आप। ये बोलते हुए वह बेड पर चढ़ गई। यक्षित भी बेड पर चढ़कर वेद के बगल में आ गया। वन्या सोते हुए वेद के मासूम चेहरे को निहारने लगी। वह उसके छोटे से नाक पर किस करते हुए बोली, यक्षित हमारा बेबी कितना क्यूट है ना। उद्धरण चिन्ह। यक्षित स्माइल करते हुए वन्या के सिर को प्यार से चूमते हुए बोला, हम क्योंकि वो अपनी मम्मा पर गया है ना इसलिए।
यक्षित वेद को निहारते हुए उसके माथे पर आहिस्ते से चूम लेता है और कहता है, हमारा बेबी क्यूट होने के साथ साथ बहुत समझदार भी है। उद्धरण चिन्ह। वन्या यक्षित की तरफ देखते हुए बोली, क्योंकि वह अपने डैडी पर गया है ना, इसलिए। यक्षित अपनी वाइफी की तरफ देखते हुए बोला, चलो वाइफी, अब इस समझदार डैडी को उनकी गुड नाइट किस दे दो। उद्धरण चिन्ह। वन्या यक्षित की तरफ देखते हुए बोली, यक्षित आप सुधरने नहीं वाले ना। यक्षित उसकी तरफ देखते हुए बोला, बिल्कुल नहीं। ये कहते हुए वह वन्या के होंठों को आहिस्ते से चूम लेता है। वन्या स्माइल करते हुए वेद को अपने सीने में छिपा लेती है और यक्षित दोनों माँ बेटे के सिर को बारी बारी से चूम कर उन्हें हक करके लेट जाता है। थोड़ी ही देर में वह नींद के आगोश में चला जाता है। रात के 1 बजे। भूख के कारण वेद की नींद रात के 1 बजे खुल गई थी। वह आहिस्ते से अपनी मम्मा के सीने से निकलकर अपने छोटे छोटे हाथों से वन्या के सिर को सहलाते हुए बोला, मम्मा मम्मा। पर वन्या और यक्षित दोनों ही गहरी नींद में सो रहे थे, इसलिए उन्हें अपने बेबी की आवाज़ सुनाई नहीं पड़ी। वेद ने हिम्मत नहीं हारी और अपनी मम्मा को जगाना जारी रखा, मम्मा प्लीज उठो ना, वेदांश को भूख लगी है मम्मा। इस बार वन्या उठ गई। उसने आहिस्ते से अपनी तरफ का साइड लैम्प जलाया और वेद को जगा हुआ देखकर वन्या उसके गालों को प्यार से सहलाते हुए बोली, क्या हुआ बेबी, क्या आपको वॉशरूम जाना है। उद्धरण चिन्ह। वन्या ने टाइम देखा तो रात के 1 बज चुके थे। वेद वन्या की तरफ देखकर अपनी मासूम आवाज में बोला, नहीं मम्मा, मुझे वॉशरूम नहीं जाना। वेदांश को न भूख लगी है। अपने बेबी को सुनकर वन्या को याद आया कि उसने तो आज डिनर भी नहीं किया था। वह आहिस्ते से बेड पर से उठ गई और वेद को अपनी गोद में लेकर नीचे उतरते हुए किचन में चली गई। उसने किचन की लाइट्स ऑन की, फिर फ्रिज में देखने लगी। फ्रिज का पूरा 2 सेक्शन तो आइसक्रीम और चॉकलेट से भरा हुआ था, पर वेद को अभी चॉकलेट्स नहीं खानी थी। वन्या अपने बेबी की तरफ देखते हुए बोली, अच्छा बेबी, आप क्या खाओगे। वेद सोचते हुए बोला, मम्मा, वेदांश को आलू के पराठे खाने हैं। वन्या तो वेद की डिमांड पर हैरानी से अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उसे देखने लगी, जो रात के 1 बजे आलू के पराठे खाना चाहता था। वेद को लगा कि शायद मम्मा उसके लिए आलू के पराठे नहीं बनाएंगी, इसलिए वह अपनी मासूम सी शक्ल के साथ वन्या की तरफ देखते हुए बोली, प्लीज मम्मा। वन्या ने स्माइल करते हुए वेद के गालों को चूम लिया और उसे किचन काउंटर में बिठाकर आलू के पराठे बनाने की तैयारी करने लगी। वेद अपने छोटे हाथों को अपने चेहरे पर टिकाकर अपनी मम्मा को ही निहारने में लगा हुआ था। 20 मिनट में ही गर्मा गर्म आलू के पराठे बनकर रेडी हो चुके थे। वन्या ने उसे ठंडा करने के लिए रख दिया था। फिर थोड़ी देर बाद टोमेटो केचप निकालकर उसमें पराठे के 1 बाइट को डिप करके वेद की तरफ बढ़ाकर उसे खिलाने लगी। वेद ने तुरंत उसे खा लिया क्योंकि उसे बहुत भूख जो लगी थी। धीरे धीरे वेद ने एक पूरे पराठे को खा लिया। उसने मम्मा से दूसरे पराठे के लिए कहा। वन्या समझ गई थी कि उसके बेबी को जोरों से भूख लगी थी, इसलिए वह एक बाइट लेकर उसे पराठे खिलाना जारी रखती है। बेडरूम में यक्षित नींद में ही अपने साइड में टटोलता है तो उसे बेड खाली नजर आता है। ये फील करके उसकी आंखें खुल जाती है। आंखें खुलती ही उसे वन्या और वेद दोनों वहां नजर नहीं आते। यक्षित को लगा कि वो वॉशरूम में होंगे, इसलिए वह वॉशरूम की तरफ भी जाकर देखता है, पर दोनों वहां भी नहीं होते। अब यक्षित को दोनों की फिक्र होने लगती है, इसलिए वह सीढ़ियों से होते हुए नीचे आ जाता है। यक्षित को किचन की लाइट जलती हुई नजर आई तो वह सीधे किचन के पास आ गया। अंदर घुसते ही उसने पाया कि वन्या अपने बेबी को पराठे खिलाने में लगी हुई थी। उन्हें सही सलामत देखकर यक्षित की जान में जान आई। यक्षित वन्या के पास आया और बोला, तुम दोनों ने तो मेरी जान निकाल दी थी। इससे पहले कि वन्या कुछ कहती, वेद अपनी प्यारी सी आवाज में बोला, डैडी, वेदांश को भूख लगी थी, इसलिए मम्मा और वेदांश किचन में आ गए। उद्धरण चिन्ह। वन्या, आप गहरी नींद में थे, इसलिए हमने आपको जगाना ठीक नहीं समझा। ये बोलते हुए वन्या गलती से वेद को पराठे खिलाने के बजाय अपने मुंह में भर लेती है। वेद मुंह खोले हुए अपनी मम्मा को देखता रह जाता है। वन्या की इस हरकत को देखकर यक्षित की हंसी छूट जाती है। वन्या वेद की तरफ देखकर सॉरी बेटा कहती है और वेद को फिर से पराठे खिलाने लगती है। वह यक्षित को घूर कर देखती है। वेद अपने छोटे छोटे हाथों से पराठे की बाइट लेकर अपनी मम्मा को खिलाते हुए बोला, मम्मा, आपको भी भूख लगी होगी ना। वन्या अपने बेबी के हाथों से खा लेती है और उसकी तरफ देखते हुए बोली, एक्चुअली हाँ बेटा, आपकी मम्मा को भी भूख लगी है। उद्धरण चिन्ह। यक्षित वेद की तरफ देखते हुए बोला, यहाँ पर डैडी भी हैं। वेद अपने छोटे से हाथों में छोटी छोटी बाइट लेकर अपने डैडी को भी खिलाता है।
यक्षित वन्या को भी उसकी कमर से पकड़कर किचन काउंटर में वेद के बगल में बिठा देता है और पराठे की बाइट लेकर दोनों को बारी बारी से खिलाने लगता है। वन्या और वेद दोनों भी यक्षित को पराठे खिलाने लगे। थोड़ी देर बाद वेद का छोटा सा पेट भर गया था। वह अपने मम्मा डैडी को अपने पेट की तरफ इशारा करते हुए बोला, मम्मा डैडी अब वेदांश का पेट भर गया, अब वो निन्नी कलेगा। यक्षित अपने बेबी को गोद में ले लेता है और वन्या का हाथ पकड़कर तीनों ऊपर अपने बेडरूम की तरफ जाने लगे। यक्षित ने आहिस्ते से वेद को बेड के बीचों बीच लेटा दिया और उसे और उसकी मम्मा को ब्लैंकेट से अच्छी तरह कवर कर दिया। दोनों के माथे को चूमते हुए वह खुद भी बेड पर लेट गया। 92 जीविकाज हार्ट ब्रेक। यक्षित अपने बेबी को गोद में ले लेता है और वन्या का हाथ पकड़कर तीनों ऊपर अपने बेडरूम की तरफ जाने लगे। यक्षित ने आहिस्ते से वेद को बेड के बीचों बीच लेटा दिया और उसे और उसकी मम्मा को ब्लैंकेट से अच्छी तरह कवर कर दिया। दोनों के माथे को चूमते हुए वह खुद भी बेड पर लेट गया। अब आगे। अगली सुबह जीविका ऑफिस के लिए बिल्कुल रेडी हो गई थी। उसने अपनी कबर्ड में से विवेक की ब्लेजर निकाल ली, जो उसने कल शाम को उसे ठंड से बचाने के लिए पहना दिया था। जीविका ने उसे प्यार से सहलाते हुए अपने ऑफिस बैग में भर लेती है। फिर वह ब्रेकफास्ट के लिए अपने रूम से बाहर निकल जाती है। थोड़ी देर बाद सारे लोग डाइनिंग टेबल पर ब्रेकफास्ट करने के लिए इकट्ठे हो जाते हैं। ब्रेकफास्ट के बाद यक्षित वन्या के माथे पर किस करके उसे बाय बोलता है। साथ ही वेद के गुलाबी गालों पर भी किस करके उसे मम्मा को ज्यादा परेशान न करने के लिए बोलता है। तभी युवान भी वहां पर लाइन लगाकर खड़ा हो जाता है। वह यक्षित की तरफ अपने गाल आगे कर मासूम बनकर बोला, भाई मुझे भी मेरे हिस्से का प्यार चाहिए। उसकी इस हरकत पर वन्या और जीविका दोनों स्माइल करने लगे। यक्षित घूरकर युवान की तरफ देखते हुए बोला, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, नेक्स्ट मंथ एग्जाम है, याद है कि नहीं? फिर अपने हिस्से का प्यार लेते रहना। यक्षित के इस तरह कहने से युवान का तो मुंह ही लटक जाता है। वह खुद से बड़बड़ाते हुए बोला, मुझसे तो कोई प्यार ही नहीं करता। ऐसी हरकतें करते हुए युवान बहुत क्यूट लग रहा था। तभी वेद अपने चाचू के पास आकर उसके गालों पर किसी करते हुए बोला, तातू वेदांश आप अच्छे बहुत प्यार करता है। वेद की क्यूट हरकतों से युवान के फेस पर स्माइल आ जाती है। वह वेद को अपनी गोद में लिए हुए ही बोला, बेबी एक आप ही हो जिसे अपने क्यूट से चाचू की परवाह है। उद्धरण चिन्ह। जीविका भी सबको बाय बोलकर ऑफिस जाने लगती है तो यक्षित उसे रोक लेता है। जीविका और वन्या दोनों ही उसे सवालिया नजरों से देखने लगती हैं। यक्षित जीविका के पास आकर बोला, जीविका तुम रोज ऑफिस कैसे जाती हो? उद्धरण चिन्ह। वन्या को यक्षित का ये सवाल थोड़ा अटपटा लग रहा था। वह मन ही मन खुद से बोली, ये कैसा सवाल है? ऑफ कोर्स अपने दोनों पैरों का इस्तेमाल करके ही ऑफिस जाती है। जीविका यक्षित की तरफ देखते हुए बोली, ऑटो से जाती हूँ जीजू, कोई प्रॉब्लम है क्या? यक्षित उसकी तरफ देखते हुए अपनी सर्द आवाज में बोला, अब से तुम कार में ऑफिस जाओगी, ओके? उद्धरण चिन्ह। जीविका तो यक्षित की तरफ देखती ही रह जाती है। उसे इस तरह देखता देख यक्षित बोला, चलो क्या तुम्हें आज ऑफिस नहीं जानी? जीविका स्माइल करते हुए बोली, जानी है ना। फिर वह यक्षित को थैंक्स बोलती है और कार की चाबी लेकर अपने ऑफिस के लिए निकल जाती है। यक्षित, आस्तिक, ध्रुव, भाविक और एकांत भी ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। थोड़ी देर बाद जीविका ऑफिस पहुंच जाती है। वह पार्किंग में अपनी कार लगाकर ऑफिस के अंदर जाने लगती है। अंदर जाते हुए वह फील करती है कि वहां खड़ी ऑफिस की फीमेल स्टाफ्स उसे ही अजीब तरीके से देख रही हैं। जीविका को ये सब बहुत अजीब लग रहा था, पर उसने ज्यादा ध्यान न देते हुए अपने वर्कप्लेस की तरफ चली गई। वह अपना काम करने लगी। तभी उसे पीछे से कुछ फीमेल एम्प्लॉइज की आवाजें आने लगी। पीछे मुड़कर देखा तो वहां पर मिस शिखा के साथ 3-4 और एम्प्लॉइज थीं। शिखा को देखकर जीविका को उसकी हरकतें याद आ गई, जिससे उसकी मुठियां भींच गई। वह जीविका के पास आते हुए उसे अजीब टोन में बोली, तुम्हें तो इस वक्त बॉस के कैबिन में होना चाहिए, तुम यहाँ क्या कर रही हो? उद्धरण चिन्ह। जीविका को तो शिखा के कहने का मतलब ही समझ नहीं आ रहा था। जहां तक उसे समझ आ रहा था, वह विवेक को लेकर उसे टोंट मार रही थी, तो उसे मिस्टर विवेक कहने के बजाय वो उसे बॉस क्यों बोल रही है? जीविका के माइंड में यही चल रहा था। मिस शिखा उसकी तरफ देखते हुए बोली, क्या हुआ? तुम्हारी बोलती क्यों बंद हो गई? जीविका भी उसे आंखें दिखाते हुए बोली, आप क्या कह रही हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, और मैं इस वक्त आपसे बात करने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। उद्धरण चिन्ह। जीविका की बातें सुनकर उसके साथ खड़ी एम्प्लॉइज हंसने लगी। उनके साथ खड़ी दूसरी लड़की बोली, ओह रियली मिस जीविका, क्या तुम सच में नहीं जानती कि हम क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं?
वैसे भी तुम जैसी मिडिल क्लास लड़कियों की तो यह फितरत ही होती है अपने बॉस को अपने हुस्न के जाल में फंसाना, फिर अपनी सारी हसरतें पूरी करना। वैसे भी मिस्टर विवेक सिंह ओबरॉय जैसे हैंडसम बॉस को पाना आखिर किस लड़की का सपना नहीं होगा। हम समझ सकते हैं, पर तुम तो सबसे तेज निकली। एक मामूली सी इंटर्न होकर सीधे कंपनी के बॉस पर ही कब्जा जमा लिया। उद्धरण चिन्ह। जीविका के जहन में तो उस एम्प्लॉय की कही एक एक बातें गूंजने लगी। वह अपनी हैरानी भरी आंखों से सामने की तरफ देखते हुए बोली, कंपनी का बॉस? उद्धरण चिन्ह। मिस शिखा जीविका की तरफ देखते हुए बोली, कम ऑन डार्लिंग, तुम्हें हमारे सामने इतने नखरे करने की जरूरत नहीं है। तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे कुछ जानती ही नहीं। दिन रात बॉस के आगे पीछे मंडराती रहती हो और तुम ही पूछ रही हो कंपनी के बॉस के बारे में। पता नहीं ऐसा कौन सा जादू कर दिया है तुमने बॉस के ऊपर की, तुम्हारे आगे वो और किसी को देखते भी नहीं। उद्धरण चिन्ह। जीविका अपने कांपते होंठों के साथ बोली, यानी मिस्टर विवेक? मिस शिखा उसकी तरफ देखते हुए बोली, सिर्फ विवेक नहीं बेबी, मिस्टर विवेक सिंह ओबरॉय बोलो। और हाँ मिस्टर ओबरॉय, जिनके आगे पीछे तुम मंडराती रहती हो ना, वही इस कंपनी के बॉस हैं। उद्धरण चिन्ह। शिखा का इतना कहना था कि जीविका जो अपनी चेयर के पास खड़ी थी, वो धम्म से अपनी चेयर पर बैठ जाती है। मिस शिखा और बाकी सारी एम्प्लॉइज उसे टोंट मारते हुए वहां से निकल जाती हैं। उनके जाने के बाद यकायक जीविका के आंखों में आंसू आ जाते हैं। जीविका अपने बहते आंसुओं को पोंछते हुए बोली, यानी विवेक, मेरा मतलब है कि मिस्टर विवेक सिंह ओबरॉय इस कंपनी के सीईओ हैं। मैं बेवकूफ़ इतने दिनों तक उनके साथ काम करती रही और मुझे ही पता नहीं चला इस बारे में। मतलब इतने दिनों तक मैं इस झूठ में जीती आ रही थी। इसके साथ ही जीविका के जहन में अभी अभी मिस शिखा और उन एम्प्लॉइज की कही कड़वी बातें याद आने, जिसमें उन्होंने उसे बहुत भला बुरा कहा था। ये सब सोचते हुए जीविका की आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। तभी उसके फ़ोन पर किसी का कॉल आने लगा। कॉलर आई पर विवेक नाम शो हो रहा था। जीविका ने बिना टाइम वेस्ट किए अपना बैग उठाया और तुरंत ऑफिस से निकलकर नीचे पार्किंग में चली गई। उसने अपनी कार निकाली और सिन्हानिया मेंशन के लिए निकल गई। जीविका को आज फील हो रहा था कि विवेक ने उसे कितना बड़ा बेवकूफ़ बनाया, उसकी इमोशंस के साथ खेला। आज जीविका को खुद के लिए बहुत बुरा लग रहा था। उसने जैसे तैसे खुद को संभाल कर कार ड्राइव करते हुए मेंशन पहुंच गई। इस वक्त हॉल में कोई मौजूद नहीं था, इसलिए जीविका अपना बैग लेकर सीधे अपने कमरे में चली गई। उसने अपने बैग को साइड में रख दिया, फिर अपने फ़ोन की स्क्रीन को देखा जिसमें विवेक के ऑलरेडी 5 मिस्ड कॉल्स थे। जीविका ने गुस्से से अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया और बेड पर आकर पेट के बल लेट गई और रोने लगी। रजावत इंडस्ट्रीज। अने अपने कैबिन में लैपटॉप पर काम कर रहा था। उसने अपना ब्लेजर उतारकर चेयर के पीछे रख दिया था। शर्ट की स्लीव्स को एल्बो तक मोड़कर ऊपर के 2 बटनों को खुला रखा हुआ था। उसका पूरा फोकस इस वक्त काम पर था। इस सीरियस लुक में वह और भी सेक्सी लग रहा था। तभी कैबिन का डोर नॉक हुआ। अने ने उस तरफ देखे बिना ही कम इन कहा। ये साइना थी, जो एक फाइल में साइन के बहाने अने को देखकर अपनी आंखें सेंकने आई थी। उसकी किस्मत आज बहुत अच्छी थी जो अने इस हॉट लुक में था। ऊपर से आज उस कैबिन में दृष्टि भी मौजूद नहीं थी। साइना जब भी किसी बहाने से अने को देखने आती तो दृष्टि वहां पर हमेशा ही मिलती थी, जिससे उसे अने को उतारने का मौका नहीं मिल पाता था। पर आज उसे अपनी तमन्ना पूरी करने का पूरा मौका था। अने को इस सेक्सी लुक में देखकर साइना तो ठंडी आहें भरने को मजबूर हो गई। वह अने को अपनी लस्त भरी निगाहों से देखने लगी। जब अने को और कोई आवाज़ नहीं आई तो वह काम करते हुए ही बोला, क्या काम है? उद्धरण चिन्ह। अने की आवाज़ सुनकर साइना अपनी होश में वापस आई। वह वहीं खड़ी होकर बोली, बॉस इस फाइल में आपके साइन चाहिए। अने अभी बिजी था इसलिए वह काम करते हुए ही बोला, फाइल यही रख दो, मैं साइन कर दूंगा। उद्धरण चिन्ह। साइना को तो आज काफ़ी टाइम बाद ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिली थी, जिसे वह किसी भी हाल में मिस करना नहीं चाहती थी। उसने अपना शातिर दिमाग लगाते हुए अने के पास गई और उससे बोली, बॉस एक्चुअली इस फाइल में आपकी साइन अभी चाहिए थी, इट्स वेरी अर्जेंट। उद्धरण चिन्ह। अने ने भी कुछ नहीं कहा और फाइल लेकर उस पर साइन करने लगा। मौका पाकर साइना उसके बेहद करीब खड़ी हो गई। उसका प्लान ये था कि वह जानबूझकर गिरने का नाटक करेगी और अने की गोद में गिर जाएगी, पर वह अपने प्लान को एग्जीक्यूट कर पाती उससे पहले ही कैबिन का डोर खुल गया। ये दृष्टि थी, जो अने से कुछ डिस्कस करने आ रही थी, पर जैसे ही उसकी निगाहें सामने पड़ी, उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई। दृष्टि अपनी जलती आंखों से साइना को देखने लगी, जैसे कि वह उसे जलाकर राख ही कर दे। उसकी जलती निगाहों की तपिश अपने ऊपर महसूस करके साइना अने से दूर हो जाती है।
अनय भी ये सब नोटिस कर लेता है। वह दृष्टि की जेलेसी देखकर मन ही मन स्माइल करता है। दृष्टि साइना को अपनी जलती आंखों से घूरते हुए अनय के हाथों से वो फाइल ले लेती है और साइना के हाथों में थमाते हुए बोली, काम हो गया तो तुम यहाँ से जा सकती हो। उद्धरण चिन्ह। दृष्टि ने उसके सारे अरमानों पर पानी फेर दिए थे। न चाहते हुए भी साइना को वहां से जाना पड़ा। उसके जाते ही अनय ने अपनी चेयर के क्राउन पर सिर टिकाते हुए रिमोट लेकर अपने कैबिन के इलेक्ट्रॉनिक डोर को क्लॉज कर दिया। वह स्माइल करते हुए दृष्टि की तरफ देखते हुए बोला, क्या हुआ जान? तुम मुझे ऐसे क्या घूर रही हो? ये बोलते हुए वह दृष्टि की कमर पकड़कर अपनी तरफ खींचकर अपनी गोद में बिठा लेता है। वह उसके होठों को अपने अंगूठे से सहलाते हुए बोला, दृष्टि यार कभी तो अपने होने वाले पति को प्यार से देख लिया करो। उद्धरण चिन्ह। दृष्टि अनय के हाथों को झटक देती है और उसकी तरफ घूरते हुए बोली, आपको किसने कहा था इतना हॉट बनने के लिए? ये बोलते हुए दृष्टि की निगाहें अनय के अट्रैक्टिव चेस्ट पर ही अटक गई जो उसकी शर्ट के 2 बटन खोलने से अच्छे से नजर आ रही थी। अनय को इस तरह देखकर दृष्टि का गला सूख रहा था, जिसे अनय भी महसूस कर पा रहा था, जिससे उसके फेस पर एक डेविल स्माइल आ गई। दृष्टि की कमर पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए बोला, बेबी अब इसमें मेरी क्या गलती अगर मैं इतना हॉट हूं तो? उद्धरण चिन्ह। दृष्टि अनय की शर्ट के बटनों को बंद करने के लिए उसकी तरफ अपने हाथ बढ़ाते हुए बोली, कम से कम कपड़े तो ढंग से पहना कीजिए आप। अनय समझ रहा था कि दृष्टि उससे ये क्यों बोल रही थी। वह दृष्टि को टीस करते हुए बोला, अमम, तो तुम्हें मेरी ये शर्ट पसंद नहीं आ रही? कोई बात नहीं, अभी इसे हटा देते हैं। ये बोलते हुए वह अपनी शर्ट के सारे बटन खोल देता है। दृष्टि उसे रोकने की नाकाम कोशिशें करती रह जाती है। अब अनय की मस्कुलर चेस्ट उसकी आंखों के सामने थी। दृष्टि चाहकर भी उससे अपनी नजरें नहीं हटा पा रही थी। यकायक दृष्टि के हाथ अनय की चेस्ट की तरफ बढ़ गए, पर अनय के चेहरे की शरारती स्माइल देखकर उसने अपने हाथों को रोक दिया। अनय उसके चेहरे पर आ रहे बालों की लटों को कान के पीछे करते हुए बोला, रुक क्यों गई जान? सब तुम्हारा ही तो है। उद्धरण चिन्ह। फिर उसके कान की तरफ झुकते हुए मधोशी भरी आवाज में बोला, आई एम ऑल योर्स। तुम जब चाहे तब मुझे छू सकती हो, इसके अलावा भी बहुत कुछ कर सकती हो। ये बोलते हुए अनय के चेहरे पर से शरारत छलक छलक कर बाहर आ रही थी। दृष्टि को तो बहुत शर्म आ रही थी। शर्म के मारे उसका पूरा चेहरा गुलाबी हो गया था। उसने अनय के सीने पर मारकर खुद को उसके सीने में छिपा लेती है। अनय उसकी कमर को सहलाते हुए बोला, अच्छा तो मेरी शेरनी को शर्माना भी आता है, नोट बैड। उसकी टीजिंग बातें सुनकर दृष्टि की पकड़ उसके कमर पर और कस जाती है, जिसे फील करके अनय स्माइल करता है और आहिस्ते से उसके माथे को चूम लेता है। 93 आमना सामना। दृष्टि को तो बहुत शर्म आ रही थी। शर्म के मारे उसका पूरा चेहरा गुलाबी हो गया था। उसने अनय के सीने पर मारकर खुद को उसके सीने में छिपा लेती है। अनय उसकी कमर को सहलाते हुए बोला, अच्छा तो मेरी शेरनी को शर्माना भी आता है, नोट बैड। उसकी टीजिंग बातें सुनकर दृष्टि की पकड़ उसके कमर पर और कस जाती है, जिसे फील करके अनय स्माइल करता है और आहिस्ते से उसके माथे को चूम लेता है। अब आगे थोड़ी देर तक दोनों ऐसे ही रहते हैं। अनय दृष्टि को अपनी बाहों में भरकर उसे फील करता है। थोड़ी देर बाद दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं। वह जानबूझकर अनय को परेशान करने के लिए उसके सीने में अपनी उंगलियां चलाने लगी। अनय अपनी होने वाली वाइफ की शरारतें को देखने लगा। पहले तो उसने दृष्टि को बिल्कुल नहीं रोका, पर जब वह दृष्टि की हरकतों से बहकने लगा तो उसने अपना हाथ बढ़ाकर अपने सीने पर चल रही उसकी उंगलियों को रोक लेता है। दृष्टि पर तो अभी शरारत का भूत सवार था। उसने अनय ने अपने हाथ छुड़ाकर दोबारा उसके मस्कुलर चेस्ट पर चलाने लगी। दृष्टि को ये करने में बहुत मजा आ रहा था, पर उसे इस बात का बिल्कुल ख्याल नहीं था कि उसकी ये नादानी अनय के लिए सजा हो रही है। अनय दृष्टि की तरफ शरारत भरी निगाहों से देखते हुए बोला, वाइफी मैं समझ गया, तुम्हें हमारी फर्स्ट नाइट मनाने की बहुत जल्दी है। अनय ने इतना ही कहा था कि दृष्टि की उंगलियां जो अनय के सीने पर चल रही थी वो अपने आप रुक गए। अब जाकर अनय ने एक गहरी सांस ली, क्योंकि दृष्टि अगर थोड़ी देर और कंटिन्यू रखती तो उसे खुद भी नहीं पता था कि वह दृष्टि के साथ क्या कर बैठता। दृष्टि ने खुद को नॉर्मल किया और अनय की गोद से उठते हुए बोली, चलिए अब आप अपने आप को ठीक कर लीजिए, मुझे आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशंस करने थे। अनय भी दृष्टि के सामने खड़ा हो गया। वह दृष्टि को अपनी शर्ट की तरफ इशारा करता है। पहले तो दृष्टि एक नज़र उसे देखती है, फिर न चाहते हुए भी वह अनय की शर्ट के बटन बंद करने लगी। मौका पाकर अनय ने दृष्टि की कमर पर अपने हाथ कस दिए थे। दृष्टि को परेशान करने के लिए वह उसकी कमर को सहला रहा था। दृष्टि उसके शर्ट के बटनों को बंद करते हुए उसकी हरकतों को नोटिस कर रही थी।
इसलिए वह उसे एक नज़र घूर कर देखती है, जिससे अनय के फेस पर स्माइल आ जाता है। फिर दोनों अपना डिस्कशन स्टार्ट कर देते हैं। ओबरॉय एंटरप्राइजेज। विवेक अपने कैबिन में बैठा हुआ जीविका को ही कॉल कर रहा था, पर जीविका थी कि उसका फ़ोन ही नहीं उठा रही थी। इतनी बार कॉल करने पर भी उसका कॉल पिक नहीं करना विवेक को कुछ अजीब सा लग रहा था। वह मन ही मन खुद से बोला, आज जीविका को क्या हो गया है? वो मेरा कॉल क्यों नहीं उठा रही? उद्धरण चिन्ह। उसने फिर से ट्राई किया तो उसका फ़ोन स्विच ऑफ आया। विवेक को बहुत अजीब लग रहा था, इसलिए वह अपने कैबिन से निकलकर जीविका के वर्कप्लेस की तरफ चला गया, जहां सारे इंटर्न्स काम करते थे, पर जीविका वहां भी नहीं थी। शिखा, जो कि विवेक के फेस पर परेशानी साफ साफ देख पा रही थी, आज उसके कलेजे को ठंडक जो मिल रही थी। उसने जीविका के साथ ये चीप हरकत करके ये समझने लगी थी कि अब उसने जीविका और विवेक को हमेशा हमेशा के लिए अलग कर दिया। अब वह आराम से विवेक की लाइफ में एंटर कर सकती है। पर यह सिर्फ उसका वहम था और कुछ भी नहीं। जीविका को अपने वर्कप्लेस पर न देखकर विवेक थोड़ा परेशान सा हो गया। उसने रिसेप्शनिस्ट से पूछा तो पता चला कि जीविका तो घर चली गई है। वैसे तो जीविका विवेक को बता कर ही जाती थी अगर उसे कहीं जाना होता था, तो पर आज विवेक को जीविका का बिना बताए घर जाना कुछ ठीक नहीं लग रहा था। उसने वन्या के पास कॉल किया। वन्या, जो कि अभी वेद को ही सुला कर आ रही थी, उसने अपने फ़ोन पर देखा तो कॉलर आईडी में विवेक का नाम रिफ्लेक्ट हुआ। उसने कॉल पिक किया। हेलो विवेक। उद्धरण चिन्ह। फ़ोन के दूसरी तरफ से विवेक बोला, हेलो भाभी, क्या जीविका घर पर है? उद्धरण चिन्ह। वन्या, एक्चुअली विवेक, मुझे भी नहीं पता कि वह घर आ चुकी है या नहीं। 1 मिनट में देखकर बताती हूँ। ये कहकर वह जीविका के कमरे की तरफ जाती है। दरवाजा हल्का सा खोलकर झांकती है तो जीविका पेट के बल सो रही थी। वन्या, हाँ विवेक, जीविका घर पर है, पर तुमने पूछा क्यों? क्या उसने तुम्हें नहीं बताया कि वो घर आ रही है? उद्धरण चिन्ह। विवेक, एक्चुअली भाभी, मैं उस वक्त एक इम्पोर्टेंट मीटिंग में बिजी था। जीविका मेरा कॉल पिक नहीं कर रही थी तो सोचा कि आपको कॉल करके पूछ लूं। उद्धरण चिन्ह। वन्या सोच में पड़ जाती है कि जीविका भला उसका फ़ोन क्यों नहीं उठा रही थी, पर उसने इस बारे में कुछ नहीं कहा। सामने से विवेक बोला, अच्छा भाभी, मुझे कुछ काम है, मैं कॉल रखता हूँ। ओके बाय। वन्या बाय बोलकर कॉल डिस्कनेक्ट कर देती है। वह फिर से जीविका के रूम में आती है। इस वक्त जीविका सो चुकी थी। वन्या उसके सिरहाने के पास बैठकर उसके सिर सहलाने लगी। तभी उसके माइंड में कुछ ख्याल आया। वह अपने कमरे में चली गई, थोड़ी देर रेस्ट किया, फिर जीविका के रूम में आई और उसे जगाने लगी। जीविका ने अब तक अपने आप को नॉर्मल कर लिया था। वन्या उसे जगाते हुए बोली, बच्चा उठो और फ्रेश होकर रेडी हो जाओ, हमें कहीं जाना है। उद्धरण चिन्ह। जीविका बेड पर बैठते हुए बोली, पर कहाँ दी? वन्या उसकी तरफ देखते हुए बोली, वो तुम्हें पता चल जाएगा। ये बोलते हुए वह अपने कमरे में आ गई। जीविका भी फ्रेश होकर रेडी हो गई। वन्या भी रेडी थी। वेद तो अभी सो रहा था और गहरी नींद में होने के कारण उसके अभी उठने का कोई सवाल नहीं था। वन्या ने उसके सिर पर आहिस्ते से किस किया और जीविका के साथ नीचे पार्किंग में आ गई। वन्या ने ड्राइवर को एड्रेस बताया। दोनों बैकसीट पर बैठ गईं। ड्राइवर ने कार वन्या के बताए एड्रेस की तरफ ले जाने लगा। जीविका सवालिया नज़रों से अभी भी अपनी दी की तरफ ही देख रही थी। थोड़ी देर बाद जीविका को वो रास्ता कुछ जाना पहचाना सा लग रहा था। जल्द ही उसे पता चल गया कि वो कहाँ जा रहे हैं। ये पता चलने के बाद जीविका अपनी दी की तरफ देखते हुए बोली, प्लीज़ दी, मुझे वहाँ फिर से नहीं जाना। एक घुटन सी महसूस होती है मुझे वहाँ। वन्या जीविका की तरफ देखकर उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोली, नहीं बच्चा, वो तुम्हारे मॉम डैड हैं। उन्हें ये जानने का पूरा हक है कि अब उनकी बेटी अपनी दी के साथ रहेगी। वन्या के शब्द सुनकर जीविका कुछ नहीं कहती और चुप हो जाती है। थोड़ी देर बाद वन्या की कार अग्रवाल हाउस के पास रुक जाती है। जीविका की मॉम मंदिरा, जो कि बालकनी के पास खड़ी होकर ही इधर उधर देखने में लगी थी, उसकी निगाहें अपने घर के सामने रुकी महंगी चमचमाती ब्लैक पोश कार पर ठहर जाती है। वह अपनी लालच भरी निगाहों से उसे देखने लगती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये कौन आ गया। तभी कार की एक तरफ का डोर ओपन होता है, उसमें से वन्या बाहर निकलती है। एक सिल्वर कलर की सिंपल मगर महंगी ब्रांडेड साड़ी में वह बेहद खूबसूरत लग रही थी। बालकनी में से जब मंदिरा की निगाहें वन्या पर पड़ती है और वो भी इस महंगी कार के साथ, तो उसका दिल जलने लगता है। तभी साइड से कार का दरवाजा फिर से ओपन होता है और उसमें से जीविका बाहर आती है। दोनों को साथ में देखकर मंदिरा की तो आंखें ही बड़ी बड़ी हो जाती हैं। वह तुरंत सीढ़ियों से होते हुए नीचे हॉल की तरफ जाने लगी।
वन्या ने जीविका का हाथ पकड़ा और घर के अंदर की तरफ जाने लगी। जीविका का तो इस घर में आकर अपनी मॉम डैड की शक्ल देखने का बिल्कुल मन नहीं था, पर वह यहाँ अपनी दी के कहने पर आई थी। आज जीतेश जी भी घर पर ही थे। जैसे ही उनकी निगाहें अपनी दोनों बेटियों वन्या और जीविका पर पड़ी, उनकी आंखें चमक उठी। वो दोनों की तरफ देखते हुए स्माइल करके बोले, तुम दोनों। उद्धरण चिन्ह। इतने में मंदिरा भी नीचे आ चुकी थी और वन्या और जीविका के सामने खड़ी थी। जैसे ही मंदिरा की निगाहें वन्या पर गई, वह उसे देखती ही रह गई। सिल्वर कलर की महंगी ब्रांडेड साड़ी, गले में डायमंड का खूबसूरत सा मंगलसूत्र, माथे पर सिंदूर, खुले हुए सिल्की बाल। इस लुक में वह बेहद खूबसूरत लग रही थी। वन्या को इस तरह देखकर एक बार फिर मंदिरा का दिल जलने लगा। उसने वन्या को अजीब निगाहों से देखा, फिर जीविका की तरफ देखते हुए स्माइल करते हुए उसे हक कर लेती है। जीविका कुछ नहीं करती, वह चुपचाप खड़ी रहती है। मंदिरा उसे हक किए हुए ही बोली, बेटा तुम तो अपनी फ्रेंड के यहाँ रुकी हुई थी ना। जीविका ने मंदिरा की बातों का कोई जवाब नहीं दिया। वन्या अपने डैड की तरफ जाकर कहा, डैड अब से जीविका मेरे साथ हमारे घर में रहेगी। मैं ये बात आप दोनों को बताने आई थी। वन्या का इतना कहना था कि मंदिरा का पारा हाई हो गया। वह वन्या को गुस्से से घूरते हुए बोली, अच्छा अब मुझे समझ आया। घर से भागने के इतने दिनों बाद तुमने अचानक अपना मुंह क्यों दिखाया? तुम मेरी बेटी को मुझसे दूर करने आई हो, है ना? उद्धरण चिन्ह। इससे पहले कि वन्या जवाब देती, जीविका पहले ही बोली, मॉम मैंने पहले भी कहा था और अब भी यही कह रही हूँ। मैं अपनी दी के बारे में ऑलरेडी बहुत कुछ सुन चुकी हूँ और सह भी चुकी हूँ। अब प्लीज आप मेरे टेस्ट का पेशेंस न ले तो ही बेहतर होगा। उद्धरण चिन्ह। मंदिरा जीविका के सिर को प्यार से सहलाते हुए बोली, जीविका बेटा तुम तो पहले ऐसी नहीं थी। फिर जीतेश जी की तरफ देखकर बोली, देख रहे हैं आप, पहले हमारी बेटी ऐसी नहीं थी। जरूर इस वन्या ने ही हमारी बेटी को पाठ पढ़ाया होगा, इसलिए तो आज वह उसकी बोली बोल रही है। जिस तरह से हमारी बेटी को बहकाया है, उसी तरह किसी अमीर लड़के को अपने हुस्न के जाल में फंसा लिया होगा इसने। उद्धरण चिन्ह। मंदिरा ने अपनी बातें मुश्किल से खत्म की होंगी कि तभी उस हॉल में वन्या की तेज तर्रार आवाज गूंज गई, बस मिसेस अग्रवाल, मैं यहाँ इसलिए नहीं आई हूँ कि आपकी बकवास सुनूं। आप ऑलरेडी मेरे साथ बहुत कुछ कर चुकी हैं। अब प्लीज आप एक और गलती मत कीजिएगा, कहीं आपके पापों का घड़ा इस एक गलती पर ही न टिका हो। उद्धरण चिन्ह। जीतेश जी भी मंदिरा को रोकते हुए बोले, क्या कर रही हो? इतने वक्त बाद हमारी दोनों बेटियां अपने घर आई हैं, ऐसे में उन्हें बैठा कर उनके हाल चाल पूछने के बजाय तुम तो अपनी जहर उगलने में ही लगी हुई हो। उद्धरण चिन्ह। मंदिरा जीतेश जी की तरफ देखकर बोली, आप तो अपनी बेटी की साइड लेंगे ही, इसके आगे आपको कहाँ कोई और नजर आता है? जीविका मंदिरा की तरफ अपनी दांत पीसते हुए देखकर वन्या से बोली, दी इसीलिए मैं यहाँ आना नहीं चाहती थी। वन्या जीविका को शांत करने की कोशिश करती है। इतना सब कुछ करने के बावजूद भी मंदिरा के चेहरे पर गिल्ट का एक भाव नहीं था। वह वन्या की तरफ अपनी आंखें तरेरते हुए बोली, मुझसे मेरा पति और मेरी बेटी छीनने के बाद अब तुम मुझसे क्या लेने आई हो, जिसे अपने हुस्न के जाल में फंसा कर पैसों का जो रौब दिखा रही हो? चुपचाप उसके पास चली जाओ वरना। उद्धरण चिन्ह। वन्या भी मंदिरा की तरफ गुस्से से घूरते हुए बोली, बस कीजिए मिसेस अग्रवाल, और कितने हद तक गिरेंगी आप? मुझे अपने जैसी समझने की गलती तो बिल्कुल भी मत करिएगा। वन्या ने इतना ही कहा था कि मंदिरा अचानक से वन्या के पास आकर गुस्से से तमतमाते हुए बोली, तुम जैसी 2 टके की लड़की की इतनी हिम्मत जो मुझे भला बुरा कहोगी। उद्धरण चिन्ह। ये कहते हुए उसने आओ देखा न ताओ वन्या को गुस्से से धकेल दिया। ये सब इतनी जल्दी हुआ कि किसी को भी रिएक्ट करने का मौका नहीं मिला। वन्या गिरने ही वाली थी कि तभी 2 मजबूत बाहों ने उसे अपनी बाहों में थाम लिया। 94 यक्षित का गुस्सा। वन्या ने इतना ही कहा था कि मंदिरा अचानक से वन्या के पास आकर गुस्से से तमतमाते हुए बोली, तुम जैसी 2 टके की लड़की की इतनी हिम्मत जो मुझे भला बुरा कहोगी। ये कहते हुए उसने आओ देखा न ताओ वन्या को गुस्से से धकेल दिया। ये सब इतनी जल्दी हुआ कि किसी को भी रिएक्ट करने का मौका नहीं मिला। वन्या गिरने ही वाली थी कि तभी 2 मजबूत बाहों ने उसे अपनी बाहों में थाम लिया। अब आगे। वन्या ने अपनी आंखें बंद कर ली। यक्षित ने अपने दोनों हाथों से वन्या को थाम लिया था। उसने आहिस्ते से उसे सीधे खड़ा किया और उसके गालों पर हाथ फेरते हुए बोला, तुम ठीक हो? वन्या ने हाँ में सिर हिला दिया। यक्षित सामने अपनी जलती आंखों से मंदिरा को देखने लगा, जैसे कि वह उसे जलाकर राख ही कर दे। मुंबई के सबसे पावरफुल और अमीर बिजनेसमैन को अपने घर में और वन्या की इस तरह केयर करते देख मंदिरा के तो होश ही उड़ गए थे। साथ ही घबराहट के कारण उसके पसीने छूटने लगे थे।
मंदिरा यक्षित की तरफ देखते हुए बोली, आप यहाँ। यक्षित अपनी कोर टोन में बोला, जिस लड़की को आपने अभी अभी धक्का दिया था, मैं उसका पति हूँ और उसे आप जैसी चालबाज औरत से प्रोटेक्ट करने आया हूँ। उद्धरण चिन्ह। यक्षित का ये कहना था कि मंदिरा डर से थर थर कांपने लगी, क्योंकि वह यक्षित के बारे में जानती थी। उसने सुन रखा था कि अगर उसे किसी पर गुस्सा आता है तो वह उसे छोड़ता नहीं। उसने तो उसकी वाइफ के साथ बदतमीजी करने की जुर्रत की थी। उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि वन्या की शादी दी बिजनेस किंग यक्षित राय सिन्हानिया से हो गई है। मंदिरा मन ही मन वन्या को कोसते हुए बोली, पता नहीं इसकी किस्मत इतनी अच्छी कब से हो गई। घर छोड़कर भाग क्या गई, उसे तो यक्षित राय सिन्हानिया ही मिल गया। जीतेश जी भी यक्षित के शब्द सुनकर डर गए, क्योंकि उन्होंने भी उसके गुस्से के बारे में काफी कुछ सुन रखा था। मंदिरा गिड़गिड़ाते हुए यक्षित के सामने बोली, माफ कर दीजिए मिस्टर सिन्हानिया, वो मुझे नहीं पता था कि वन्या आपकी वाइफ है। उद्धरण चिन्ह। यक्षित ने अपनी एक बांह से वन्या को थाम लिया और अपनी जलती आंखों से मंदिरा की तरफ देखते हुए बोला, आपकी ये गुस्ताखी नई नहीं है, कुछ पुराने हिसाब किताब भी चुकता करने हैं। यक्षित का ये कहना था कि मंदिरा की तो डर के मारे गला ही सूखने लगा। वहीं जीतेश जी अपनी आंखों में एक गिल्ट लिए हुए खड़े थे, पर उन्हें इस बात की तसल्ली थी कि उनकी बेटी जिसके साथ भी अभी खड़ी है, उसके साथ वह खुश है। मंदिरा भोली बनने का नाटक करते हुए बोली, मिस्टर सिन्हानिया आप किस बारे में बात कर रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा। उद्धरण चिन्ह। यक्षित मंदिरा की तरफ अपनी जलती आंखों से घूरते हुए बोला, ओह रियली मिसेस अग्रवाल, आप सच में नहीं जानती मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ, या आप न जानने का नाटक कर रही हैं। ये बोलते हुए वह वन्या को लेकर सोफे के पास आ गया और उसे बिठाकर खुद उसके बगल में बैठकर अपने एक हाथ से उसे साइड हक कर लेता है। मंदिरा देख पा रही थी कि यक्षित वन्या की कितनी केयर करता है। साथ ही यक्षित की आंखों में वन्या के लिए कभी ना खत्म होने वाला प्यार साफ साफ नजर आ रहा था, जिसे देखकर मंदिरा अंदर तक जल भूनकर राख हो रही थी। वह वन्या की जगह पर जीविका को देखना चाह रही थी, पर अफसोस उसे वन्या को देखना पड़ रहा था। यक्षित के सामने जीतेश जी और मंदिरा बैठे हुए थे। यक्षित एक नज़र वन्या की तरफ देखकर दोनों की तरफ अपनी सर्द निगाहों से देखते हुए बोला, मिस्टर एंड मिसेस अग्रवाल, मेरी आप दोनों से कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, पर ये सोचने की गलती भी मत करिएगा कि मुझे आप दोनों के बारे में कुछ पता नहीं है, इसलिए मेरे सामने झूठ बोलने की कोशिश भी मत कीजिएगा। मैं जानता हूँ यहाँ मेरी वाइफ को कैसे ट्रीट किया जाता था, पर अब वो मेरी है, इसलिए कोई भी उसके बारे में कुछ बोले। यक्षित ने यह मंदिरा की तरफ आंखें तरेरते हुए कहा, या बदतमीजी करे, मुझे वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। उद्धरण चिन्ह। जीतेश अपनी आंखों में गिल्ट लेकर यक्षित की तरफ देखते हुए बोले, मिस्टर सिन्हानिया अपनी वाइफ की तरफ से मैं माफ़ी मांगता हूँ, और आपसे वादा भी करता हूँ कि आगे से ऐसा कुछ भी नहीं होगा। उद्धरण चिन्ह। वन्या अपने पापा की तरफ देखते हुए बोली, पापा आपको सॉरी कहने की ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ आप लोगों की ज़िंदगी में दखल अंदाजी करने नहीं आई हूँ, बस ये बताने आई हूँ कि अब से मेरी बहन मेरे साथ रहेगी, क्योंकि उसे अपनी दी के पास रहना है और इसी में उसकी मर्जी है। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर तो जैसे मंदिरा का खून ही खौल उठा, पर इस वक्त वह अपनी जबान नहीं चला सकती थी, क्योंकि अगर उसने ऐसा करने की कोशिश की तो उसकी जबान कट भी सकती थी। उसने अपने गुस्से को काबू में किया और अपने मुंह में शुगर घोलकर बोली, पर वन्या बेटा, जीविका को यहाँ अपने मॉम डैड के साथ रहने में क्या प्रॉब्लम है। उद्धरण चिन्ह। इससे पहले कि वन्या मंदिरा की बातों का जवाब देती, जीविका पहले ही बोली, मुझे आप दोनों से कोई प्रॉब्लम नहीं है मॉम, पर अब मैं अपनी बाकी की लाइफ अपनी दी के साथ बिताना चाहती हूँ, क्योंकि आपकी वजह से मैं ऑलरेडी दी को एक बार खो चुकी हूँ, अब और खोना नहीं चाहती। मंदिरा तो जीविका को गुस्से से आग उगलते हुए देखती रह गई, पर यक्षित के आगे वह कुछ भी कहने में खुद को बेबस महसूस कर रही थी। जीतेश जी ने भी जीविका के इस फैसले पर कोई उंगली नहीं उठाए और कहा, बेटा तुमने तय कर लिया है तो फिर ठीक है, तुम अपनी दी के साथ ही रहोगी। मंदिरा जीतेश जी की तरफ घूरते हुए धीरे से बोली, ये क्या कह रहे हैं आप, हमारी बेटी को आप अपने घर से जाने दे रहे हैं। उद्धरण चिन्ह। जीतेश जी मंदिरा की तरफ देखते हुए बोले, मैं बस यही चाहती हूँ कि मेरी दोनों बेटियां खुश रहें, मैं पहले ही इन दोनों को रुला चुका अब और ये गलती नहीं करना चाहता। उद्धरण चिन्ह। जीतेश जी अपनी दोनों बेटियों की तरफ देखते हुए बोले, बेटा मुझे खुशी होगी कि तुम दोनों साथ में हो और एक दूसरे का ख्याल रख रहे हो, बेटा हो सके तो अपने पापा को माफ कर देना। उद्धरण चिन्ह। अपने पापा की आंखों में गिल्ट देखकर वन्या भी इमोशनल हो गई थी। यक्षित ने उसे प्यार से संभाला हुआ था,
जीविका अपने कमरे में गई और अपने जरूरी सामान पैक करके जल्द ही अपने कमरे से बाहर आ गई। बाहर आकर जीविका ने जीतेश जी को हक कर लिया। जीतेश जी की आंखों में एक बार फिर आंसू आ गए। उन्होंने जीविका की पीठ को प्यार से सहलाया। जीविका उनसे हक किए हुए ही बोली, सॉरी पापा, पर अब मैं अपनी दी के साथ रहना चाहती हूँ। जीतेश जी ने कुछ नहीं कहा और जीविका के सिर पर प्यार से हाथ फेरने लगे। वहीं मंदिरा वन्या के इस निर्णय से बिल्कुल भी खुश नहीं थी। उसे वन्या पर बहुत तेज गुस्सा आ रहा था, पर वह चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती थी क्योंकि उसका मौत साक्षात उसके पास ही बैठा था। वहां से जाते हुए वन्या ने भी जीतेश जी को हक कर लिया और उन्हें हक किए हुए ही बोली, पापा मैंने आपको बहुत मिस किया। जीतेश जी अपनी आंखों में आंसू लेकर बोले, मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया मेरी बच्ची। हो सके तो अपने डैडी को माफ कर देना बच्चा, उनकी वजह से तुमने बहुत सारी तकलीफें सही। उद्धरण चिन्ह। वन्या भी अपनी नम आंखों से जीतेश जी को ही देख रही थी। उसने लास्ट बार जीतेश जी को हक किया और वहां से जाने लगी। वन्या ने उन्हें अपना ख्याल रखने को कहा, फिर वहां से बाहर चली गई। यक्षित वन्या को लेकर अपनी कार में चला गया। वहीं जीविका अपना लगेज अंदर रखवा कर दूसरे वाले कार में बैठ गई। फिर उनकी कार सिन्हानिया मैंशन के लिए निकल गई। जीविका बैकसीट पर बैठी हुई थी। वह खिड़की की तरफ देखते हुए कुछ सोचने में लगी थी। उसे न चाहते हुए भी विवेक का ही ख्याल आने लगा। उसके झूठ को याद करके जीविका की आंखों में एक तेज गुस्सा के साथ साथ आंसू की एक बूंद भी आ गई। वह खिड़की की तरफ देखते हुए मन ही मन बोली, मिस्टर विवेक सिंह ओब्रॉय, आपने मुझे बिल्कुल खिलौने की तरह ही ट्रीट किया। आपने मुझे क्यों इस अंधेरे में रखा? क्या आपको जरा भी मुझ पर तरस नहीं आया कि मुझे सच पता चल गया तो मुझे कितनी तकलीफ होगी? पर आपको मेरी तकलीफों से क्या? मैं बेवकूफ़ आपसे प्यार करने लगी थी। ये बोलते हुए उसकी आंखों से आंसू की एक बूंद गिरकर उसके गालों में आ गई। वन्या के जहन में बार बार अपने पापा का आंसुओं से भरा चेहरा याद आने लगा, जिससे वह पूरी तरह मायूस हो गई थी। यक्षित ने एक नज़र अपनी वाइफी को देखा। उसे देखकर वह समझ गया था कि इस वक्त वह क्या सोच रही है। उसे कैसे भी करके वन्या का ध्यान हटाना था। उसने कार का पार्टीशन ऑन कर दिया, फिर वन्या की तरफ देखने लगा। वन्या इन सब से बेखबर होकर बस अपने पापा के बारे में ही सोच रही थी। यक्षित ने वन्या को अपनी तरफ खींचा और एक झटके में अपनी गोद में बिठा लिया। वन्या यक्षित की इस हरकत से शॉक्ड रह गई। वह वन्या के होंठों की तरफ झुकने लगा तो वन्या ने उसके होंठों पर अपने हाथ रख दिया। यक्षित अपनी आंखें छोटी करके वन्या को देखना लगा। वन्या उसके मुंह से हाथ हटाते हुए बोली, यक्षित आप यहाँ भी शुरू हो गए। माय डियर हबी, आपकी नॉलेज के लिए बता दूं कि ये हमारा बेडरूम नहीं है। ये बोलते हुए वन्या यक्षित की शक्ल को देखकर स्माइल करने लगी। यक्षित अपने फेस पर डेविल स्माइल लिए वन्या की तरफ देखने लगता है। उसकी ऐसी हंसी देखकर वन्या की तो हंसी गायब हो जाती है। वह यक्षित की तरफ देखकर हकलाते हुए बोली, यक्षित आप क्या सोच रहे हैं? उद्धरण चिन्ह। यक्षित वन्या के चेहरे पर आ रहे बालों को कान के पीछे करते हुए सिडक्टिव टोन में उसके कानों के पास अपने होंठ ले जाकर बोला, डोंट वरी वाइफी, इसकी फिक्र करने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। और वैसे भी कार को बेडरूम बनाने में आखिर कितना वक्त लगता है? उद्धरण चिन्ह। वन्या तो यक्षित के इस तरह कहने से एकदम से सहने लगी थी। उसकी बातें सुनकर वन्या का गला सूखने लगा था। यक्षित ने वन्या को देखते हुए एक बटन प्रेस किया, जिससे कार की बैकसीट पीछे चली गई और वहां पर अच्छा खासा स्पेस बन गया, बिल्कुल किसी कंफर्टेबल बेड की तरह। अब तो वन्या के पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। ये उनका बेडरूम भी नहीं था कि वह यक्षित से बचकर भाग पाती। पर यहाँ तो कुछ भी नहीं हो सकता था। वन्या सकपकाए हुई यक्षित को देख रही थी। वहीं यक्षित अपनी प्यासी नजरों से वन्या को देख रहा था। वह धीरे धीरे यक्षित से दूर खिसकने की कोशिश में थी, पर यक्षित ने उसकी सारी कोशिशों को नाकाम करते हुए वन्या को उसकी कमर से पकड़कर अपने पास खींच लेता है। वह एक नज़र वन्या के गुलाबी होठों को देखता है, फिर अपने अंगूठे से उसे सहलाने लगता है। वन्या अपने कांपते होठों के साथ यक्षित की तरफ देखकर बोली, यक्षित। वन्या कुछ बोलने को हुई तो इससे पहले ही यक्षित ने उसके गुलाबी होठों पर अपनी एक उंगली रखकर उसे चुप कराते हुए कहा, शशिश। उद्धरण चिन्ह। यक्षित के इस स्टेप से वन्या बिल्कुल फ्रीज होकर उसे देखने लगी। उसने उसकी नेक को पकड़ा और वन्या के होठों के करीब आकर उसके होठों को अपने होठों की गिरफ्त में ले लिया। 95 रोमांटिक यक्षित। वन्या कुछ बोलने को हुई तो इससे पहले ही यक्षित ने उसके गुलाबी होठों पर अपनी एक उंगली रखकर उसे चुप कराते हुए कहा, शशिश। यक्षित के इस स्टेप से वन्या बिल्कुल फ्रीज होकर उसे देखने लगी। उसने उसकी नेक को पकड़ा
और वन्या के होंठों के करीब आकर उसके होंठों को अपने होंठों की गिरफ्त में ले लिया। अब आगे वन्या यक्षित से छूटने के लिए छटपटाने लगी। इस बात का एहसास यक्षित को पहले ही हो गया था, इसलिए उसने वन्या पर अपनी पकड़ पहले ही कस ली थी, जिससे वह चाहकर भी यक्षित से दूर नहीं जा पा रही थी। यक्षित ने उसकी छूटने की कोशिशों को देखते हुए उसके होंठों पर बड़े प्यार से और सॉफ्टली किस करना स्टार्ट कर दिया। वन्या भी यक्षित की इन नज़दीकियों को रेसिस्ट नहीं कर पाई। वह यक्षित की मदहोशी भरी किसिस में खुद को खोने लगी। उसने भी यक्षित के होंठों को चूमना स्टार्ट कर दिया। वन्या का साथ पाकर यक्षित ने अपनी पकड़ उस पर से ढीली कर दी और पूरी शिद्दत से उसे किस करने लगा। थोड़ी देर बाद यक्षित को वन्या की सांसें भारी होती महसूस हुई तो उसने उसे रिलीज कर दिया और एक नज़र वन्या की लाल हो चुके चेहरे को देखने लगा। उसने एक नज़र वन्या को देखा और उसके कानों की तरफ झुकते हुए बोला, वाइफी तुम्हें पता है इस वक्त तुम कितनी ज़्यादा हॉट लग रही हो, मन कर रहा है कि तुम्हें अभी खा जाऊं। ये बोलते हुए वह वन्या के ईयरलोब को बाइट कर लेता है। यक्षित की इन हरकतों से वन्या सहने लगी। उसकी सिडक्टिव बातें सुनकर वन्या के गाल शर्म से एकदम गुलाबी हो गए थे। वह समझ गई थी कि वह अभी यक्षित को नहीं रोक पाएगी। यक्षित वन्या को देखते हुए उसकी तरफ झुकते हुए उसकी नेक पर अपने गर्म होंठ रख देता है और उसे किस करने लगता है। यक्षित की इन सेंसुअल किसेस से वन्या को खुद पर कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा था। उसके हाथ यक्षित के बालों पर चल रहे थे। यक्षित उसकी नेक को किस करना जारी रखता है। उसके हर हिस्से को अपने होंठों से छूने के बाद वह उसे रिलीज कर देता है। वह वन्या को सीट पर लेटा देता है और खुद उसके ऊपर आ जाता है। यक्षित की इन हरकतों से वन्या की सांसें ऊपर नीचे हो रही थी। उसे देखते हुए यक्षित उसके साड़ी की पल्लू को निकाल देता है। फिर वन्या की अट्रैक्टिव बॉडी को एक नज़र देखकर वह उसके नीचे की तरफ झुककर वन्या की सेक्सी कमर को निहारने लगता है। वन्या की धड़कनें तो यक्षित की इन हरकतों से एकदम रोलर कोस्टर की तरह हो गई थी। यक्षित कभी कभी इतना रोमांटिक हो जाता था कि वन्या को उसे हैंडल करना मुश्किल हो जाता था, जैसे कि आज हो रहा था। कभी कभी वन्या को लगता नहीं था कि वो दोनों एक बच्चे के पेरेंट्स हैं, क्योंकि यक्षित की हरकतें ही कुछ ऐसी थी। ऐसा लगता था जैसे उनकी अभी अभी शादी हुई है। यक्षित वन्या के सेक्सी नावेल के चारों तरफ अपनी उंगली चलाते हुए बोला, वाइफी यू आर सो सेक्सी। ये बोलते हुए वह जैसे ही उसके नावेल को किस करने के लिए आगे बढ़ता है, वन्या उसे रोकते हुए बोली, यक्षित प्लीज अभी नहीं। उद्धरण चिन्ह। यक्षित उसे चुप कराते हुए बोला, जान तुम अपने पति पर इस तरह से जुर्म नहीं कर सकती। आज तुम मुझे बिल्कुल नहीं रोकोगी। ये बोलते हुए वह वन्या के पेट की तरफ झुककर उसके नावेल को किस करने लगता है। फिर उसके पूरे पेट पर अपने होंठ फिराने लगा। उसकी इस हरकत से वन्या की पकड़ यक्षित पर कस गई। वन्या की हालत बहुत खराब हो गई थी, पर यक्षित था कि रुकने का नाम नहीं ले रहा था। उसने वन्या की पेट को जोर से काट लिया, जिससे वन्या की एक चीख निकल गई। यक्षित ने ये खुद को काबू में करने के लिए किया था। वन्या अपने पेट को सहलाते हुए अपने पल्लू को ठीक करने लगी। उसके बाद उसने खा जाने वाली नज़रों से यक्षित को घूरा। वन्या की आंखों में दर्द की वजह से आंसू भी निकल आए थे। उसे इस तरह देखकर यक्षित को रियलाइज हुआ कि उसने कुछ ज्यादा ही जोर से उसे बाइट कर दिया। वह वन्या के चेहरे को अपने हाथों में भर कर बोला, सॉरी मैंने कुछ ज्यादा ही जोर से बाइट कर दिया। उद्धरण चिन्ह। वन्या उससे मुंह फेरते हुए बोली, आप तो कुछ न बोले तो ही बेहतर होगा। यक्षित अपनी वाइफी की तरफ देखते हुए बोला, तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारा दर्द अभी गायब कर देता हूँ। वन्या उसे सवालिया नजरों से देखने लगी। यक्षित ने आहिस्ते से वन्या के पेट पर से साड़ी हटाए और उसके बाइट मार्क पर अपने होंठ रखकर उसे सॉफ्टली किस करने लगा। उसे किस करने के बाद वह वन्या की तरफ देखते हुए बोला, वाइफी अब ठीक है। उद्धरण चिन्ह। वन्या ने न में सिर हिला दिया तो यक्षित ने दोबारा उसके पेट पर अपने होंठ रख उसे किस करना स्टार्ट कर देता है। थोड़ी देर तक किस करने के बाद वह दोबारा वन्या से पूछा, और अब? वन्या स्माइल करते हुए न में सिर हिला देती है। यक्षित फिर से शुरू हो जाता है। वन्या उसके सिर को प्यार से सहला रही होती है। थोड़ी देर तक किस करने के बाद यक्षित वन्या के पेट में ही अपना मुंह घुसा लेता है और लेट जाता है। वन्या की कमर के चारों तरफ अपना हाथ लपेट लेता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है। यक्षित की बच्चों वाली हरकतें देखकर वन्या स्माइल करने से खुद को रोक नहीं पाए और नीचे झुककर आहिस्ते से यक्षित के सिर पर किस कर लेती है। वन्या उसके बालों पर अपनी उंगली फंसाकर उसे सहलाने लगती है, जिससे यक्षित को एक सुकून का एहसास होता है और वह नींद के आगोश में चला जाता है। थोड़ी ही देर में उनकी कार सिन्हानिया मेंशन पहुंच जाता है। वन्या को यक्षित को इस तरह से सोता देख उठाने का मन तो नहीं कर रहा था, पर उसे उठाना तो था।
इसलिए वही यक्षित के बालों पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोली, यक्षित उठिए, हम घर पहुंच गए। उद्धरण चिन्ह। वन्या की मीठी आवाज सुनकर यक्षित की नींद टूटी। उसने वन्या के होठों को आहिस्ते से चूम लिया और बाहर आ गया। जीविका भी कार से बाहर आ गई। एक बॉडीगार्ड ने उसका लगेज उठाकर उसके कमरे में रख दिया। वन्या ने नोटिस किया कि जीविका का चेहरा आज कुछ बूझा बूझा सा है। उसे लगा कि शायद उसे पापा की याद आ रही होगी और पहली बार तो वह उनसे दूर जा रही थी, शायद इसलिए ऐसा होगा। पर जीविका विवेक को लेकर नाराज थी। जीविका अपने कमरे की तरफ चली गई। यक्षित वन्या को अपनी बाहों में उठाकर सीढ़ियों से होते हुए अपने कमरे में जाने लगा। उसने रूम का दरवाजा बंद कर दिया और वन्या को बेड पर सुला दिया और खुद उसके ऊपर आ गया। वन्या उसके सीने पर अपना हाथ रखते हुए बोली, यक्षित आप फिर से शुरू हो गए। चलिए जाए और जाकर फ्रेश हो जाए। उद्धरण चिन्ह। यक्षित वन्या से शिकायत भरी टोन में बोला, वाइफी तुम्हें नहीं लगता तुम अपने पति को आजकल बहुत इग्नोर कर रही हो। ये बोलते हुए वह वन्या के होठों को किस करने के लिए जैसे ही उसके करीब गया, वन्या ने उसके होठों के बीच अपनी हथेली रख दी। यक्षित उसे आंखें छोटी करके देखने लगा। वन्या यक्षित के ऊपर आते हुए बोली, ऐसे क्या देख रहे हैं? फिलहाल अभी अपने रोमांस की गियर पर ब्रेक लगाए और जाकर फ्रेश हो जाए। उद्धरण चिन्ह। यक्षित वन्या की खुली कमर पर अपनी पकड़ कसते हुए उसके होठों को आहिस्ते से चूम कर बोला, अभी छोड़ रहा हूँ, पर रात को बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला। ये बोलते हुए वह वन्या को एक बार फिर आहिस्ते से किस कर लेता है और उसे साइड में लेटाते हुए वॉशरूम की तरफ चला जाता है। वन्या यक्षित की बातें सुनकर आंखें फाड़े उसे देखती रह जाती है। जैसे जैसे वक्त बीत रहा था, यक्षित और भी रोमांटिक होता जा रहा था। ये सोचकर वन्या के फेस पर स्माइल आ गई। वह खुद से ही बोली, पता नहीं आपका मैं क्या करूं यक्षित। ये बोलते हुए वह अपने बेबी को देखने के लिए उसके कमरे की तरफ जाने लगी। कमरे में जाकर उसने देखा कि वेद अभी सुकून की नींद ले रहा था। अब काफी हद तक वैक्सीनेशन का असर वेद पर कम हो गया था। अपने बेबी को एक नज़र निहारने के बाद वन्या वापस अपने कमरे में आ गई। तभी उसे यक्षित की बाथरूम में से आवाज आई, वन्या एक टोवेल लाकर दो प्लीज। वन्या यक्षित की शैतानियों से अनजान क्लोजेट में से एक टोवेल लेकर बाथरूम के दरवाजे के पास जाती है और यक्षित को टोवेल देने लगती है। वन्या दीवार से थोड़ी दूरी पर थी। यक्षित अंदर से ही बोला, वाइफी क्या कर रही हो, ठीक से दो। उद्धरण चिन्ह। वन्या बाथरूम के थोड़ा और करीब गई और टोवेल देने के लिए जैसे ही अपना हाथ यक्षित की तरफ बढ़ाया, यक्षित ने उसे टोवेल के साथ बाथरूम के अंदर खींच लिया। वन्या तो यक्षित की इन हरकतों से हैरान ही रह गई। उसने देखा कि यक्षित ने तो ऑलरेडी अपने कमर पर टोवेल बांधी हुई थी। ये देखकर वन्या समझ चुकी थी कि ये जरूर यक्षित की एक शैतानी थी। वन्या ने यक्षित के खुले अट्रैक्टिव चेस्ट पर अपने दोनों हाथ रख दिया ताकि यक्षित से वह थोड़ी दूरी बना सके। यक्षित अपनी शरारत भरी आंखों से वन्या के चेहरे को निहारते हुए उसकी कमर पर अपनी पकड़ मजबूत कर लेता है। वन्या उसे घूरते हुए बोली, तो ये आपकी चाल थी? उद्धरण चिन्ह। यक्षित, वाइफी अगर तुम मुझे ऐसे ही देखती रही तो मेरे अगले स्टेप की जिम्मेदार तुम खुद होगी। वन्या उसे घूरते हुए बोली, यक्षित सुधर जाए, एक बच्चे के पिता हैं आप। अगर आप ऐसे रहे तो हमारे बच्चे क्या सीखेंगे आपसे? उद्धरण चिन्ह। यक्षित वन्या की कमर पर अपनी पकड़ कसते हुए बोला, वाइफी मैं तो नहीं सुधरने वाला। और रही बात हमारे बच्चों की तो वो यही सीखेंगे कि हमारे डैडी हमारी मम्मा से कितना प्यार करते हैं। तुम देखना मेरे बच्चे मेरी ही साइड लेंगे। उद्धरण चिन्ह। वन्या यक्षित को घूरते हुए बोली, यक्षित दिन में सपने देखना बंद कीजिए। बेबी पहले मम्मा की टमी में आएगा तो आपसे पहले वो मेरी बात मानेगा, समझे आप? उद्धरण चिन्ह। यक्षित वन्या के गालों को प्यार से सहलाते हुए उसके कानों की तरफ झुक गया और धीरे से बोला, जान तुम्हारे टमी में बेबी मुझसे ही तो आएगा, तो वो अपने डैडी की बात मानेगा। उद्धरण चिन्ह। यक्षित की बेशर्मी भरी बातें सुन वन्या उसकी तरफ आंखें फाड़ कर देखते हुए बोली, यक्षित सच में मुझे डर है कि हमारा आने वाला बेबी अपने डैडी की तरह बेशरम न पैदा हो। चलो कम से कम हमारा वेद तो मम्मा सा बॉय है। उद्धरण चिन्ह। यक्षित वन्या की बातें सुनकर स्माइल करने लगा। वह वन्या की खुली कमर पर अपनी उंगलियां चलाते हुए बोला, जान बेबी को तुम्हारे टमी में आने के लिए भी तो हमें मेहनत करनी पड़ेगी ना। उद्धरण चिन्ह। यक्षित की बातें सुनकर वन्या शर्म से पानी पानी हो रही थी, पर फिर भी खुद को संभालते हुए वही यक्षित को बाथरूम से बाहर ले जाते हुए बोली, मेहनत के बारे में कुछ ज्यादा ही नहीं सोचने लगे हैं आप। टेंशन मत लीजिए, मेरा बेबी बहुत क्यूट होगा, उसे मम्मा को थकाने का कोई शौक नहीं है। उद्धरण चिन्ह।
ये बोलकर वन्या यक्षित के हाथों से टोवेल लेकर उसके गीले बालों को सुखाने लगी। वहीं यक्षित बेड पर बैठकर वन्या की कमर के चारों तरफ अपने हाथ लपेटते हुए बोला, अच्छा जी। वन्या उसे अच्छे से पोंछ रही थी। इस वक्त यक्षित बिल्कुल किसी क्यूट बच्चे की तरह लग रहा था और वन्या एक केयरिंग मदर। उसे अच्छे से पोंछने के बाद वन्या यक्षित को देखती है, जो अपनी प्यार भरी नजरों से उसे ही देख रहा था। वह उसे देखते हुए बोली, ऐसे क्या देख रहे हैं, जाइए जाकर कपड़े पहन लीजिए, वरना ठंड लग जाएगी आपको। तब तक मैं आपके लिए कॉफी बनाकर लाती हूँ। पर यक्षित था कि टस से मस नहीं हुआ। उसने किसी छोटे बच्चे की तरह नमे सिर हिला दिया। वन्या उसे घूरते हुए बोली, कभी कभी समझ नहीं आता कि आप ज्यादा छोटे हैं या वेद। ये बोलते हुए वह यक्षित को बेड से उठाकर खींचते हुए क्लोजेट रूम की तरफ ले जाने लगी। वहां पहुंचकर यक्षित जैसे ही वन्या को अंदर खींचने के लिए होता है, वन्या उसे घूरते हुए बोली, सोचना भी मत यक्षित, मैं आपको बता रही हूँ, अगर हमारा बेबी आपकी तरह बेशरम हुआ न तो मैं आपको छोड़ने नहीं वाली। उद्धरण चिन्ह।